प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना व उसके दुष्प्रभावों के लिए संजीवनी। नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कांग्रेस से नहीं होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेताओं की ओर से लगातार यही बातें कही जा रही हैं। बिहार के हार से शुरू हुई अंदरूनी सिरफुटअव्वल अब कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई है। जमीन पर कमजोर होती कांग्रेस के सामने घर के झगड़े को निपटाने की भी बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौतियों का अंबार कपिल सिब्बल जैसे नेता लगातार बढ़ा रहे हैं। आज तक से बातचीत में सिब्बल ने जो राग छेड़ा है, उसके लपेटे में कांग्रेस आलाकमान खुद ही घिर गई है। सिब्बल के हमले पर जवाबी पलटवार भी सामने आया है, लेकिन इससे क्या सिब्बल चुप हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की समस्या खत्म हो जाएगी या फिर जो धुआं उठा है वो आग की शक्ल लेकर कांग्रेस की मुसीबत को और बढ़ा देगा। हल्ला बोल में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूं। मैं किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करूंगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी। उम्मीदवार को केवल 1%, 2% वोट मिल रहा है तो वहां विकल्प हो सकते हैं। AICC पे, DCC पे, PCC पे, CWC पे, प्रेसिडेंट पे जब चुनाव होंगे तो परिणाम सामने आ जाएंगे। मैं क्यों बगावत करूं? मैं तो कांग्रेसमैन हूं। बिहार चुनाव में हार से अभी कांग्रेस ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि कपिल सिब्बल ने दर्द और बढ़ा दिया। शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। कपिल सिब्बल के बयान को आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस के अंदर का ये लावा कितने दिनों से उबल रहा है। जो फूटा तो सीधे चपेटे में सोनिया गांधी को ले लिया। तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। आईना ये कहता है कि हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट, 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहां हम है ही नहीं, वहां कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा होगा। आज तक से बातचीत में कपिल सिब्बल ने पुराने राग भी छेड़ दिए। कहा कई बार मुद्दे उठाए, 3 बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं। कांग्रेस के इस पुराने सिपाही को इस बात की खलिश है कि अब कांग्रेस में संवाद की कमी है। हालांकि अपनी इस चिंता को वो पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए दूसरे अंदाज में बयां कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करूंगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूं और लाखों करोड़ों कांग्रेस वर्कर हैं जो चिंतित हैं। बस बातचीत होगी तभी सोल्यूशन होगा ना। वह बातचीत ही नहीं होती। जब हमने अगस्त में चिट्ठी लिखी, वो गुलाम नबी आजाद जी की तीसरी चिट्ठी थी जी, ठीक है। उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई, किसी ने हमसे बात भी नहीं की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की अंदरूनी कलह की आग में सिब्बल के घी डालने से अधीर रंजन चौधरी आग बबूला है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर पलटवार करते हुए कहा था कि जिसे कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल के कांग्रेस में होने के वजूद पर ही सवाल उठा दिए। ये अपना पार्टी की मामला है, ये जरूर हमारा पार्टी सही दिशा पे, सही वक्त पे सही कदम उठाएंगे। इसमें जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं। हम सोच रहे हैं पार्टी हमारा जब है तो हमारी सोचने का तरीका, हम जैसे पार्टी की अपनी जो तय तरीके है उस तरीके से होगा। ये हो रहे हैं ऑलरेडी, ये हो रहे हैं। इसमें जल्दबाजी करने का किसी का जरूरत है कर सकते, लेकिन किसी एक व्यक्ति की बात पे तो पार्टी नहीं चलेगी ना। कांग्रेस के इस अंदरूनी झगड़े का मजा बीजेपी भी भरपूर ले रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अगर उनको मौका मिला है तो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि देश में उन्होंने इतने साल में क्या राजनीति की है। बीजेपी का वार पलटवार तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस का ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को खोखला कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कांग्रेस में खेमेबंदी और दरार चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनावी अखाड़े में कांग्रेस पार्टी आखिर बीजेपी का कैसे मुकाबला कर पाएगी, जब उसके खुद के हाथ अंदरूनी झगड़े से कांप रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ जहां सत्तासीन पार्टी बीजेपी लगातार अपना विस्तार करती हुई चली जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती हुई चली जा रही है। सिर्फ 4 राज्यों में है कांग्रेस, जिनमें पंजाब, राजस्थान महत्वपूर्ण है, पुडुचेरी छोटा सा हिस्सा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में वो सहयोगियों के साथ है और महाराष्ट्र में तो तीसरे नंबर की पार्टी है।
इस सरकार में भी। यही सवाल है कि आखिर अगर अंदरूनी आवाजें उठती हैं तो उसको दबाने की कोशिश बार बार क्यों की जाती है और सिक्योरिटी भी कांग्रेस के पीछे कौन है जिम्मेदार। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सुभ्रांश राय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ चुके हैं और साथ ही आपने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, आप नेता हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? अंदरूनी आवाजें अगर उठती हैं तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस से हो भी पाएगा या फिर यह मान लिया जाए कि कांग्रेस से नहीं होगा, जो आपके ही भीतर से आवाजें उठ रही हैं, पार्टी के नेता बोल रहे हैं? चित्रा जी देखिए, लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान संवाद से होता है और संवादहीनता जो है ये और बहुत सी समस्याओं को जन्म देती है। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात पे जो आप चिंतन और चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई झगड़ा है, मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत है, क्योंकि ये कांग्रेस की जो कमज़ोरियाँ हैं उन पर चिंतन है और कांग्रेस के अंदर चिंतन ना हो ये तो ठीक नहीं है। तो जब चिंता है तभी चिंतन है। देश में जब अंग्रेजों का हुकूमत चलती थी अंग्रेजों की, तो उस वक्त भी कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और कपिल सिब्बल जी ने क्या गलत किया? पी चिदम्बरम साहब ने क्या गलत कहा? लगातार इस तरह के नेताओं के सुर बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। क्या इस बात को माना जाए कि दरअसल जब एक पार्टी परिवार की पार्टी बनकर रह जाती है तब इस तरह का हश्र होता है, और वही कांग्रेस पार्टी के साथ हम देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व क्या चाहता है? कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कि इस देश के अंदर जो हुकूमत चल रही है बीजेपी की, जो तानाशाही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आए और कांग्रेस मजबूत हो। तो जो कांग्रेस नेतृत्व चाहता है वही कपिल सिब्बल चाहते हैं। कपिल सिब्बल की बात पर किसने कहा कि कपिल सिब्बल गलत हैं? किसने कहा कपिल सिब्बल कांग्रेस के खिलाफ हैं? किसने कहा कपिल सिब्बल कांग्रेस में नहीं है? कपिल सिब्बल जी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस को, उस पर चिंतन हो रहा है और उस पर चिंतन से ही कोई रास्ता निकलेगा। तो कपिल सिब्बल भी वही चाहते हैं और राहुल जी भी वही चाहते हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है और बीजेपी का नेतृत्व जो है वो देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो उसका एकमात्र विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो उसका असर देश पे पड़ेगा। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है। विकल्प मान लेंगे। कांग्रेस भी तो कांग्रेस पार्टी जैसी दिखनी चाहिए ना, उसको देख के लगना चाहिए कि ये मजबूत विपक्ष है, और लोकतंत्र के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने कहा कि कौन, देखिए सलमान खुर्शीद वो लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखकर कपिल सिब्बल को आदतन संदेह करने वाला व्यक्ति करार दिया है, जिसकी बेचैनी रह रहकर उभर आती है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में हार को लेकर आत्मविश्लेषण संबंधी टिप्पणी के लिए कपिल सिब्बल की उन्होंने आलोचना की है। कहा है कि अगर कोई लोग नाखुश हैं तो सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने के बजाय वो कहीं और चले जाएं। अशोक गहलोत साहब कपिल सिब्बल पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप लोग बर्दाश्त कहां करते हैं अगर आपके खिलाफ कोई बोले तो? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस के अंदर जब महात्मा गांधी के टाइम पे, पंडित नेहरू के समय में भी अलग अलग विचारों के लोग थे और कांग्रेस में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सलमान खुर्शीद जी, कपिल सिब्बल जी और अधीर रंजन चौधरी और अशोक गहलोत अलग अलग राय रखते हैं, तो इसमें झगड़ा कहाँ है? कांग्रेस नेतृत्व का कोई बयान आया आपका? राहुल जी का कोई बयान आया? सोनिया जी की तरफ से कोई बयान आया? कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री का कोई बयान आया है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस विरोधी बात कर रहे हैं? तो मैं मान जाऊंगा। हमने 3-3 चिट्ठियां लिखी तो भी कोई बयान नहीं आया, न किसी ने संपर्क करने की कोशिश की। सुधांशु जी, अब मैं सीधे आपका, मुझे पता है आचार्य साहब को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा इस समय वो किसके साथ खड़े हों और किसके साथ नहीं खड़े हों, क्योंकि मौजूदा स्थिति कांग्रेस की जो दिखाई दे रही है, हवा में लटकी हुई कांग्रेस। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, नहीं हो रहा है, सब मुश्किल हो रहा है। आपकी बातों से साफ साफ ना आप इधर के ना आप उधर के, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां पर खड़ा रहूं। चित्रा जी, आपको उनकी बात भी ठीक लग रही है, लेकिन आपको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मैं इधर का ही हूं, उधर का नहीं हूं। मैं इधर का ही हूं।
सुधांशु त्रिवेदी जी। ऐसा है थोड़ी कि सी बात यह है, आचार्य मैं जी की 10 सेकंड दे स्थिति- दीजिएगा, फिर सुधांशु जी बोलेंगे, 10 सेकंड दे बोलिए दीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए। सुधांशु जी, मैं क्या कह रहा हूं, सुधांशु जी को कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर बात करने में बहुत मजा आएगा, उन्हें आनंद आएगा, क्योंकि जब किसी दूसरे के घर में प्रॉब्लम होती है तो पंचायत करना अच्छा लगता है। मौका मेरी तो आप ही समस्या दे ये रहे हैं नहीं, ना मेरी सर। समस्या ये है कि घर मौका में तो आप ही हमारे दे अगर रहे हैं। दिक्कत है तो इसको हाँ। कैसे दूर किया जाए। लेकिन जब धुआं उठेगा और आग लगेगी तो जाहिर तौर पर चारों तरफ से लोग तो आ जाएंगे ना देखने के लिए कि आग क्यों लगी हुई है। और सुधांशु जी वही कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, टिप्पणी आपकी, जो बातें कही हैं। देखिए, आचार्य जी की जो स्थिति है ये महाभारत के द्रोणाचार्य या कृपाचार्य की तरह है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, मगर क्या करें, सिंहासन से प्रतिबद्धता बंधी हुई है, इसलिए मुझे मौन होकर सब कुछ देखते रहना है। अभी इन्होंने बात कही कि नेहरू जी और गांधी जी के जमाने से बड़ी डेमोक्रेसी थी। हाँ, हमें याद है 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए, गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध इस्तीफा देना पड़ा। सबने देखा कि 17 में से 16 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने कहा, प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। स्वतंत्रता के बाद नेहरू की इच्छा के विरुद्ध पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए और कृपलानी जो उनके कैंडिडेट थे हार गए। आखिर में टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब वो तो इतिहास की बात हो गई, यानी वो तो इनकी फितरत है। अब आज के समय में आइए, देखिए आज एक गंभीर बात है चित्रा जी, हम जब स्कूल के दिनों में थे और राजीव गांधी की 400 मेजोरिटी की सरकार थी, तब हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस की 44 सीटें होंगी, और ऐसा हो गया 2014 में। उसके बाद दूसरी बार भी 50 के आसपास। कांग्रेस 135 साल के अपने सबसे बुरे दौर में है। अब ऐसे इनका अंदरूनी मामला ये क्या कर रहे हैं हमें ये पता नहीं है, मगर जो दिखाई पड़ रहा है बाहर से, पहले युवा नेतृत्व हो, चाहे पूर्व में हेमंत बिश्व शर्मा हो या दक्षिण में केशवन, या पश्चिम में संजय निरुपम या संजय झा, या उत्तर में सचिन पायलट हो, या मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया, युवाओं का क्या हाल है सबको पता है। और अब जो बुजुर्ग पुराने स्तंभ, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब से लेकर कपिल सिब्बल जैसे लोग तक, यह सब भी सवाल कर रहे हैं, और हर सवाल उठाने वाला इनको गलत नजर आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता चित्रा जी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा मैं अध्यक्ष पद छोड़ता हूं जिम्मेदारी लेके। जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद छोड़ता है तो फिर वो शांत रहता है, मगर छोड़ मैंने अध्यक्ष पद दिया, मगर धड़ाधड़ बयान मैं दूंगा, ट्वीट मैं करूंगा। अब बताइए, बिहार में दोनों सदनों के नेता, दोनों सदनों के उपनेता, कितने लोग गए प्रचार करने? फायदा तो आप ही को हो रहा है ना सुधांशु जी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर है तो फायदा तो आप ही को हो रहा है। चाहे बिहार को ही उठाकर ले लीजिए, अगर बिहार में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो रिजल्ट उलट भी हो सकते थे, तो फिर तो सीधे आप तो खुश हो रहे होंगे कि अच्छा है कांग्रेस का यह हर्ष हो रहा है। तो देखिए, यहां मेरा एक और कहना है, ये कांग्रेस और सिर्फ अंदरूनी सांगठनिक मामला नहीं है। कांग्रेस जिन मुद्दों पे जैसे स्टैंड ले रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के जमाने तक कभी कांग्रेस ने इस ढंग के एंटी नेशनल स्टैंड नहीं लिए थे जैसा कि सोनिया और राहुल जी के जमाने में हो गया है। अब ये क्यों हो गया है? इंदिरा जी ने कभी इस ढंग का स्टैंड लेने की नहीं किया, वो अपनी डिक्टेटरशिप जो भी उन्होंने चलाई। जैसे नेहरू जी ने भी उदारता कुछ हद तक रखी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक की प्रशंसा की। अब अगर आप देखें, राजीव गांधी के जमाने में बहुत सारी गलतियां हुई, नरसिम्हा राव के जमाने में, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के ऊपर आप राष्ट्र हित के खिलाफ जाके खड़े हो जाए। ये गजब का काम सोनिया और राहुल की कांग्रेस में आके हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई है क्या प्रमोद कृष्ण जी? जल्दी से आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद आशुतोष और हमारे साथ सुभ्रांशु जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी। मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस देश विरोधी ताकतों से मिल गई है, कांग्रेस देश के खिलाफ हो गई है, कांग्रेस के निर्णय, कौन सा फैसला कांग्रेस का देश विरोधी है? क्या मजदूरों की बात करना देश विरोध है? क्या गरीब मजदूर जब धक्के खा रहे थे उन्हें 1000 बसें देना देश विरोध है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान के नवाज शरीफ के हैं उस पर सवाल उठाना देशद्रोह है? क्या चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया इस पर सवाल उठाना देशद्रोह है? नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में। चित्रा जी, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा, नहीं, सुधांशु जी ने ये कहा, अगर मजदूरों की बात है तो ईमानदारी आपने कहां पर दिखाई? सर महाराष्ट्र में तो आप सरकार में थे, सर वहां पर क्या हाल था मजदूरों का? वहां से मजदूर पैदल ही वहां पे सोनू सूद मदद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहां पर थी वहां पर? चित्रा जी, आप इतना चित्रा जी आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं। सवाल सुधांशु जी ने किया तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस देश के खिलाफ कुछ मुद्दे ऐसे हैं, फैसले लिए गए। मैंने कहा कौन सा एक फैसला है कांग्रेस का? मुझे एक फैसला बता दीजिएगा। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आपने बनाया, फिर आप गुपकार उनको बंद किया, फिर आपने रिहा किया। आज आप
तो वो कौन सा देश के खिलाफ फैसला है जो कांग्रेस ने एक लिया? अरे जब उमर अब्दुल्ला आपके साथ होते हैं सरकार में तो वो देशभक्त होते हैं, जब नहीं होते देशद्रोही हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, देशद्रोह का फैसला करने का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ ये बात ठीक है, कांग्रेस को आशा के मुताबिक अभी हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए तो देश की सत्ता से बाहर है। हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मिलकर चिंतन कर रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मसला है, हम इसको सुलझाएंगे। और कांग्रेस एक सशक्त मसला नहीं है। जब देश की मजबूत विपक्षी पार्टी की बात होती है तो वो अंदरूनी मसला नहीं रह जाता है सर। आपके नेता खोलकर जब मीडिया के सामने पार्टी के भीतर की सारी बातें रख दे तो वो अंदरूनी मसला नहीं रह जाता है। लेकिन देश विरोधी कौन सी बातें कह दी हैं कांग्रेस पार्टी ने? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाओ। यदि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोद अपनी किताब में लिखते हैं कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष अपनी किताब में लिखते हैं कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, यह देश विरोध नहीं है। यदि इन्हीं की सरकार के समय में जब अफजल गुरु को फांसी होती है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय लिखता है संसद के हमले का आरोपी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट काइंड, उस पर शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर लिखेंगे कि वो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हो गया है, यह देश विरोध नहीं है। इन्हीं की सरकार कहती है 26/11 का मुंबई का हमला हाफिज सईद ने कराया, और इन्हीं के नेता कहते हैं नहीं हाफिज सईद ने नहीं कराया, आरएसएस ने कराया। यह देश विरोध नहीं है। और सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, 1995 में जिनेवा में प्रस्ताव लेकर आया था पाकिस्तान कश्मीर को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे, पूरा समर्थन किया और सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो का बयान कि ये हिंदुस्तान देखो जहां नेता प्रतिपक्ष आगे सरकार का समर्थन करता है। और 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने राहुल गांधी का बयान कोट किया भारत के खिलाफ। ये 25 सालों में ये दो उदाहरणों को ईमानदारी से देखिए, गम विवेक की दृष्टि से देखिए, समझ में आ जाएगा कहां राष्ट्रभक्ति है, कहां राष्ट्र के साथ द्रोह दिखाई पड़ता है। देश की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी क्या समझ नहीं पा रही है? इस सवाल के साथ आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष आपका रुख करते हुए, कमजोरियां क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं है, या फिर गीता का सार मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने मान लिया है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो? क्यों है कांग्रेस पार्टी का ये हाल? चित्रा जी, भी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था तो उन्होंने आचार्य कृष्णम को तो द्रोणाचार्य घोषित कर दिया। तो अब ये पता करना जरूरी है कि कौरव कौन है, दुशासन कौन है, दुर्योधन कौन है, कौन चीरहरण कर रहा है। और अंततः सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 दिक्कतें हैं। पहले सुधांशु जी, आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे तो फिर मैं बहुत कुछ बोलूंगा, इसलिए कृपया कर उस टॉपिक को छोड़ दिए। मैंने कहा कि कौरव कौन है ये तय हो गया, कौरव कौन है ये तय हो गया है। आपने खुद ही कृष्णम जी और उनकी पार्टी को पांडव घोषित कर दिया। चलिए, अब ये जहां तक कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस की 3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि कांग्रेस में इस वक्त सत्ता के 3 शीर्ष हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जब तक इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को पार्टी सहस्त्र रूप से सर्वानुमति से अपना नेता नहीं मान लेती, बाकी 2 लोग ये तय कर ले कि नहीं हमें अब इस आदमी के नेतृत्व में चलना है, तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो सकता। जहां भी सत्ता के 2 शीर्ष हो, 3 शीर्ष हो, तब तक ये दिक्कत बनी रहती। इसलिए ये पिछले 1.5 साल से मामला लटका हुआ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज इस बात को लेकर दिग्भ्रमित है कि उसकी विचारधारा है क्या। कांग्रेस पार्टी जब अमित शाह ये आरोप उनके ऊपर लगाते हैं कि आप गुपकार के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये पलटकर उनको नहीं जवाब देती है कि गुपकार के साथ खड़े होने में हमें देशद्रोह कैसे हो गया, जब बीजेपी खुद लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, जो गुपकार गैंग में शामिल है, उनके साथ खड़ी है, उनके साथ गठबंधन करती है, सत्ता में शीर्ष करती है, तो कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। तीसरी दिक्कत है, कांग्रेस के अंदर नेता बहुत हो गए, कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं रह गए। बिल्कुल, ये तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कपिल सिब्बल बाहर निकल के क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें नेता अपनी बातों को रखेंगे। जहां पे अधिनायकवाद होगा, जहां पे तानाशाही होगी, वहां संजय जोशी जैसे लोगों का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से पार्टी खत्म कर देती है। वहां पे बलराज मधोक जैसे लोगों का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई ये दावा ना करे कि मैं बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी, दूसरी को ये करे कि मैं लोकतांत्रिक पार्टी नहीं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इन तीनों मसलों पर अपने आप को सॉल्व नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस जो है वो दिक्कत में है। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। अगर आपकी पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता 23 लोग मिलकर चिट्ठी लिखें और उसका एक जवाब नहीं दिया जाए, एक के बाद एक 3 चिट्ठी लिखी जाए, उसका कोई भी जवाब, उसका संज्ञान तक लेने की कोशिश नहीं की जाए, मामला जब मीडिया में आए तो फिर उन नेताओं के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी अगर इतनी ही लोकतांत्रिक है तो फिर इनकी आवाज को दबाने उस चिट्ठी का क्या हुआ?
सीडब्ल्यूसी की बात कही जाती है, सीडब्ल्यूसी में नॉमिनेटेड लोग रखे जाते हैं, वो क्यों आवाज उठाएंगे जब वो नॉमिनेटेड हैं, जिसका जिक्र कपिल सिब्बल यहां पर कर रहे हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है कांग्रेस का? देखिए, अगर परिवार ही पार्टी है। नॉमिनेटेड तो हर पार्टी के अंदर, क्या जेपी नड्डा किसी चुनाव करके आए थे? क्या अमित शाह को किसी चुनाव करके पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था? क्या परिवार से तो नहीं थे ना? दूसरी बात क्या, एक ही परिवार से तो नहीं थे ना? अब 1.5 साल के बाद, नहीं आशुतोष जी, अब 1.5 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। हो सकता है औपचारिकता निभा लिया जाए। मैंने आपसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो मर्ज है उसके 3 कारण मैंने आपको बता दिए। कांग्रेस पार्टी अगर अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है तो यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी। क्यों नहीं चुन पा रही है? क्योंकि सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी में तय नहीं हो पा रहा उनका नेता कौन होगा। ये काम मैं बार बार कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को सोनिया गांधी के वटवृक्ष से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं सोच सकती है क्या कांग्रेस पार्टी की? यही घूम फिर के यही 3 चेहरे, और एक ने तो इस्तीफा इसीलिए दिया ना क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया था, लेकिन फिर उन्हीं को अगर अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार से शुरू, परिवार पे खत्म। इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। चित्रा, हमारी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहां शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें डायनेस्टी ना हो। आप शिवसेना को उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को उठा के देख लीजिए, आप डीएमके को उठा के देख लीजिए, सारी पार्टियों की हालत लगभग कम हो गई। चाहे आप आरजेडी को ले लीजिए, चाहे मैं जो बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को पहले यह तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को लीड कौन करेगा। अगर यह तय नहीं होगा, और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अगर पार्टी के नेता बनना चाहते हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले सोनिया गांधी और उनके साथ के जो तमाम लोग जिनको कोऑपरेट नहीं करते हैं उनको पार्टी के अंदर 2 टूक कहना पड़ेगा। या तो आप मेरे हाथ पे पार्टी कमान दीजिए, नहीं तो मैं पार्टी में आगे काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की यह है कि यह तय नहीं हो पा रहा है। अगर ये एक बात तय हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक है। इंदिरा गांधी ने 1969 में यह तय कर लिया कि कांग्रेस पार्टी चलेगी तो उनके हिसाब से चलेगी। तो निजलिंगप्पा हो, चाहे कामराज हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे तमाम बड़े नेता, चाहे वो एसके पाटिल हो, सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा होगा कि पुराने नेताओं से अब मतलब मनमोहन सिंह सरकार में सरकार का लाया हुआ अध्यादेश जो भरी मीडिया के सामने फाड़ देता हो? आप कह रहे हैं कि उसने कहा ही नहीं होगा कि हमें इनसे बाहर निकलना है या इन नेताओं को साथ में लेकर नहीं चलना है? मतलब मुझे लग रहा है कि आप राहुल गांधी को कमजोर समझ रहे हैं। एक बार शुभ्रांश की टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। शुभ्रांश जी, ये क्या हो गया देखते देखते? मतलब 10 सालों तक राज किया, 4 से 14 तक, और उसके बाद ये हाल कांग्रेस पार्टी का। देखिए चित्रा जी, मुझे अपनी 3 बातें कहनी है। सबसे बड़ी बात, आपने चर्चा की शुरुआत करी थी तो आपने 2-3 बार एक वर्ड यूज किया था, कांग्रेस हवा में लटकी हुई है। मुझे नहीं लगता कि 90+ जिसके सांसद हो दोनों फ्लोर मिलकर और 800+ जिसके विधायक हो पूरे देश में उस पार्टी के लिए हवा में लटका शब्द आपको कहना प्रयुक्त होना चाहिए। पहली बात, मुझे ऑब्जेक्शन है, बाकी आपकी मर्जी, चूंकि बोलने की आजादी देश में है तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बात को साबित कर दूंगी, आप अपनी बात पहले कंप्लीट कर लें। अगर इसी से आप खुश हैं कि 4 राज्यों में हम सिमट गए हैं और बीजेपी के सामने हम बहुत मजबूती से खड़े हैं, अगर आप 4 और वो मतलब तो फिर ठीक है। जब यही इसी बात को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यही ठीक। चलिए अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बड़ा सुंदर वर्ड यूज किया, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, और आशुतोष जी ने जिक्र किया कि फाइनली उन्होंने कांग्रेस को कौरव और भाजपा को पांडव बना लिया। तो मेरे मन में 2 ख्याल आए। अगर भाजपा को हम पांडव एक बार के लिए मान भी लें तो जिस तरह से इस देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, क्या वही दौर दोहराया जा रहा है पूरे तंत्र को हारने की जुए में? ऐसा अधिकार करने के लिए भाजपा को किसने दिया? एक। और दूसरा, जिस तरह से चीरहरण द्रौपदी का हुआ उस तरह से आज बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, उस पे नरेंद्र मोदी रूपी व्यक्ति आखिर युधिष्ठिर की तरह सर झुका के चुपचाप क्यों बैठे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने हिसाब से सुधांशु त्रिवेदी जी इसकी विवेचना कर सकते हैं। और एक तीसरा सबसे बड़ी बात है, एक जिक्र हुआ था कांग्रेस के बड़े बड़े भारी भरकम नेताओं का और कांग्रेस के मुद्दा का। जी बिल्कुल जी, कांग्रेस में रोजगार का मुद्दा लेकर चलती है, स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर चलती है। शायद कांग्रेस ने पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान और तबलीगी जमात की बात कम करी, इसलिए हो सकता है उसकी फैन फॉलोइंग आज के डेट में कम हो। लेकिन भारी भरकम सवाल है, कपिल सिब्बल जी ने जिक्र किया कि आपको 1%, 2% वोट मिल रहा है, कार्यकर्ता तो नाखुश है। जहां तक मुझे जानकारी है, कपिल सिब्बल साहब दिल्ली के रहने वाले हैं। ये जो बड़े बड़े हैवी वेटेड जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, ये लोग बयान देते हैं, लेकिन ये लोग जमीन पर उतर के क्या करते हैं? मुझे याद है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को 4.5% वोट मिला था। ये भारी भरकम दिल्ली के नेताओं ने कुछ उसके बाद किया, या सिर्फ टीवी इंटरव्यू दिया, या सिर्फ पत्रक लिखा? सवाल ये है करने कहाँ दे रहे हैं?
एक वो मिनट तो मैडम, कह रहे हैं पूरी हमें बात करने करूं? भी नहीं दे रहे हैं। मैडम हम अगर प्लीज कोई प्लीज सुझाव देते हैं उसको माना नहीं जाता है, हमारी सुनी मैडम, नहीं प्लीज जाती बोलो। है, करने कोई कहाँ बात दे नहीं। रहे हैं। अरे कोई बात नहीं मैडम, सुधांशु जी, ऐसा आ है रही हूं ना मैं कि आपके जो एक जन नेता होता है, हाँ। जिसके शब्द को लेकर हम इतनी लंबी चौड़ा चर्चा कर रहे हैं, उसे किसी ने मना नहीं किया कि आप सड़कों पे मत उतरिए, आप अरे नए जन नेता कार्यकर्ताओं एक से नहीं मत है ना जुड़िए। नहीं, रुकिए तो सुधांशु सही। जी, एक बड़ा, एक तरफ सुनिए, कपिल बड़ा सिब्बल आसान हैं, होता है। देखिए, कितने बड़े बड़े पदों पर रहे मैडम, जब आपकी गवर्नमेंट थी यहाँ पर केंद्र में, सुन तो उसके लीजिए, बाद दूसरी तरफ पी चिदम्बरम अरे साहब रहे। सुन तो लीजिए, नेताओं सुन की तो लीजिए। 23 नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। गुलाम नबी आजाद साहब ने चिट्ठी लिख दी, नेतृत्व कर दिया, तो उनको आप लोगों ने बिल्कुल किनारे करके रखा हुआ है। मैडम, यही राजनीति, तो सवाल चित्रा है। जी, राजनीति सुनिए ना, चित्रा जी, राजनीति महत्वाकांक्षा का विषय है। मुझे आज भी याद है कि मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जब मक्खन बांटा जा रहा था और प्रभात झा के हिस्से में कुछ नहीं आया था, तो उनके भी बयान आए थे। सारा खेल जो है बड़े सदन से लेकर छोटे अब देखिए, सदन का मध्य है। प्रदेश का सबके आपने सामने जिक्र कर दिया, मध्य महत्वाकांक्षा प्रदेश है। में कांग्रेस का क्या हाल हुआ उसके बाद? मध्य प्रदेश हाल में नहीं आप हुआ, बीजेपी मैडम। के ही नेताओं को देखते रह गए, इसी वजह से कांग्रेस अरे पार्टी का भैया, क्या हाल हो गया, ये छत्तीसगढ़ बताने में, की छत्तीसगढ़- मंथन कीजिए। सुन तो लीजिए। सुभ्रांश जी, आचार्य जी, मंथन कीजिए कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस से नहीं होगा, इसी बात पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती हुई चली जा रही है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कॉमेडियन भारती सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, एनसीबी दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही थी। ड्रग्स कनेक्शन में कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार हुई हैं। 36 साल की भारती को मुंबई में एनसीबी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, वो और उनके पति गांजे का सेवन करते थे, और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके पति से पूछताछ लगातार की जा रही है। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे पहले ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा था और उनसे पूछताछ में उसके बाद कई ड्रग पैडलर भी निशाने पर आए थे। पूछताछ के जरिए कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई चली गईं। उसके बाद ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर ही कैसे दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रकुलप्रीत सिंह से लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी, और अब भारती सिंह ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर ही सीधे सीधे निशाने पर आई भारती, और उसके बाद उनके घर से गांजे की बरामदगी हुई जब छापेमारी की गई। फिलहाल अब से कुछ ही देर पहले एनसीबी के दफ्तर में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद गांजे के सेवन की बात भारती और उनके पति ने कबूल कर लिया। फिर भारती को कर लिया गया गिरफ्तार। दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, भारती की गिरफ्तारी हो गई है, वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? जी चित्रा, आपको बता दें कि गांजा भारती के घर से रिकवर हुआ था जब एनसीबी ने रेड की थी, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। थोड़ी ही देर में 2:45 बजे करीब भारती और हर्ष एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, उनसे पूछताछ की गई। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर खुद पूछताछ कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि दोनों ने ही, भारती और हर्ष ने ये कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे, जो अपने आप में एक जुर्म है। जिसके बाद अन्य पूछताछ की गई, किस पेडलर से वो खरीदते थे, कहां से प्रोक्योर करते थे, इस बारे में उनसे जानकारी ली गई। सारे डिटेल्स लेने के बाद भारती को अब अरेस्ट कर लिया गया है। हर्ष से अभी भी पूछताछ चल रही है। एनसीबी का यही कहना है कि हर्ष की भी गिरफ्तारी हो सकती है, पर अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है एनडीपीएस के सेक्शंस के तहत। आपको बता दें कि एक बैंड नार्कोटिक ड्रग है गांजा, जो कि भारती के घर से बरामद हुआ था। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बिना पर उनके घर पर और उनके दफ्तर पर रेड की थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नारकोटिक्स का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था मुंबई में, 3 से 4 जगह उन्होंने रेड की थी और करीब 2 से 3 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया था। बड़ी संख्या में खारदांडा इलाके से भी ड्रग्स एक 21 साल के पेडलर के पास से बरामद किए गए, जिसमें एलएसडी, गांजा और अन्य कई ड्रग शामिल थे। इसके बाद भारती के घर भी रेड की गई। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि एक ड्रग पेडलर से ही मिली थी एनसीबी को, उसी बेसिस पर भारती और हर्ष से पूछताछ की जा रही थी। जब उन्होंने कबूला कि ड्रग्स का सेवन वो खुद किया करते थे, उसके बाद भारती को अरेस्ट कर लिया गया है। हो सकता है हर्ष को भी अरेस्ट कर ले एनसीबी, पर अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। मैं अभी फौरन उन्हें लौटूंगी आपके पास, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। हर्ष से इस वक्त पूछताछ चल रही है। हर्ष जो कि पति हैं भारती के, और दोनों ने मिलकर एक शो भी बनाया है जो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला दरअसल गांजा
बरामद होता है उसके बाद पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाती है। भारती सिंह को पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तब जब वो कबूल करती हैं कि हाँ मैंने गांजे का सेवन किया था। सीधे अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, लंबी चौड़ी फहरिस्त बॉलीवुड के और साथ ही छोटे पर्दे के भी तमाम कलाकारों के बना के रखे हुए थे एनसीबी के अधिकारियों ने, और आपने कई बड़े नामों का खुलासा भी बहुत पहले ही कर दिया था। भारती सिंह की गिरफ्तारी क्या इंडिकेट करती है, और हर्ष से अभी भी पूछताछ चल रही है मुंबई में? जी बिल्कुल, देखिए हर्ष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा है कि जो गांजा बरामद हुआ था स्मॉल क्वांटिटी में हुआ था, 85 ग्राम की लगभग। दोनों ने बड़ा कबूलनामा किया है। दोनों ने एक्सेप्ट किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि दोनों गांजे का, marijuana का सेवन करते हैं, जिसके आधार पर रिकवरी भी थी। भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पति हर्ष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो रिलीज जारी की, इसमें कहा है कि सबसे पहले उन्होंने 21 साल के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उनके पास से कॉमर्शियल ड्रग्स के पेडलर के पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर हुआ। उसके फॉलोअप में फिर भारती और उनके जो हस्बैंड है उनके घर पर, प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा गया। उसके बाद से उनके पास से गांजा रिकवर किया गया। उसके बाद भी रेड हुई है और एक और ड्रग पेडलर को पकड़ा गया और एमडी रिकवर हुआ। तो क्या अगर 2 ड्रग पेडलर है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास एक कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है, अगर वो कनेक्टिविटी भारती से जोड़ती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि भारती और उनके हस्बैंड ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ये कबूल किया है कि दोनों marijuana का सेवन करते हैं। और चूंकि ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है स्मॉल क्वांटिटी में ही, जिसको कंजम्पशन में आता है, लिहाजा भारती को गिरफ्तार कर दिया गया है। फिलहाल हर्ष से पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक रही है। लेकिन अब भारती से आगे भी क्वेश्चनिंग होगी, अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन आगे भी पूछताछ होगी कि क्या आपके साथ कोई और भी व्यक्ति है, आपके साथ और लोग भी अटैच हैं, क्या वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। देखिए बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर लगातार एनसीबी का ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआत में कुछ अफसरों को कोरोना हुआ था, इस वजह से रफ्तार जो इतनी बड़ी थी, उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी का ऑपरेशन थमा। लेकिन उसके बाद पहले अर्जुन रामपाल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद अब चूंकि भारतीय टीवी का दुनिया का बड़ा नाम है, कॉमेडियन है, और स्पेसिफिक इनपुट पर यहाँ पर रेड हुई। उसके बाद गांजा रिकवर हुआ, समन दिया, अपने साथ एनसीबी की टीम लेकर गई और अब एनसीबी ने क्लियर कर दिया है कि भारती और उनके हस्बैंड हर्ष दोनों ने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूल किया है कि वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। भारती को गिरफ्तार कर लिया है, हर्ष से पूछताछ चल रही है। लेकिन रिलीज में बाकायदा जो इम्पोर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि 21 साल के ड्रग्स पेडलर को, जिसके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ, उसके फॉलोअप में ये रेड हुआ है। तो अगर पूरा कनेक्टिविटी करती है तो भारती और उसके हस्बैंड दोनों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी अरविंद आपने दी। फौरन में लौटकर आपके पास आऊंगी। आपने अर्जुन रामपाल का भी जिक्र किया, उनके घर पर भी छापेमारी एनसीबी की टीम ने की थी। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए थे और अर्जुन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर लंबी चौड़ी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा एनसीबी ने बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को भी उनकी आवाज से गिरफ्तार किया था। लेकिन यहां पर अरविंद, सीधा सा सवाल, रिया चक्रवर्ती के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नाम भारती की जिस तरह के, और भारती तो बहुत बड़ा नाम क्योंकि 10 सालों का लंबा चौड़ा करियर, और हालांकि वो पंजाब में पैदा हुई लेकिन जब से मुंबई की धरती पर कदम रखा उसके बाद से लगातार उनके सितारे बुलंद रहे। कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया और अब उनकी ये गिरफ्तारी, वो भी गांजे के सेवन के आरोप में। अरविंद, चित्रा मैं आपको बताऊं कि मौजूदा वक्त में भारती बड़ा नाम है बिल्कुल, और जिस तरीके से इन पर रेड हुआ, सरप्राइज रेड किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देर रात से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम वो तैयारी कर रही थी। ताबड़तोड़ पहले गिरफ्तारी हुई है मुंबई में, एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया, 21 साल का ड्रग पेडलर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि उस ड्रग पेडलर के पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ। उसके बाद फॉलो अप में पूछताछ के बाद भारती के घर पर, जो अंधेरी में इलाके में है, उनके घर पर टीम पहुंचती है, जहां भारती, उनके हस्बैंड हर्ष वो मौजूद होते हैं और वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में वो गांजा रिकवर होता है। उसके बाद तुरंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भारती को, उनके हस्बैंड को सम्मन देती है, अपने साथ लेकर जाती है। क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स की रिकवरी थी, इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दोनों को साथ लेकर गई। उसके बाद पूछताछ के बाद भारती और उनके हस्बैंड हर्ष
दोनों ने ये कबूल किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि वो गांजे का सेवन करते हैं, जिसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर से पूछताछ चल रही है। लेकिन देखिए, एक ही रिलीज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 चीजें लिखी हैं। पहली, एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी जिसके पास एक कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है। दूसरी बात, भारती के घर पर रेड, उनके प्रोडक्शन हाउस पर रेड, फिर भारती और हर्ष का कबूलनामा। और तीसरी बड़ी बात लिखी है कि एक ड्रग पेडलर और गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से एमडी रिकवर हुआ है कमर्शियल क्वांटिटी में। तो अगर तो ये ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग रिकवर हुआ है, उनकी कनेक्टिविटी अभी तक क्लियर नहीं किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, लेकिन अगर उनकी कनेक्टिविटी भारती या उनके हस्बैंड से साबित करेगी तो मुश्किलें और ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। फौरन अरविंद, मैं आपके पास लौटूंगी। दिव्येश के पास एक बार मुंबई चलते हैं। दिव्येश, सुबह से ही इस खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर एनसीबी की टीम पहले छापेमारी करती है, उसके बाद ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर भारती तक पहुंचती है। भारती को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पूछताछ के दौरान गांजे को लेने की बात वो स्वीकार करती हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। हर्ष, उनके पति से इस वक्त भी पूछताछ लगातार वहां पर चल रही है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा भारती सिंह को। दिव्येश, अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। एक बार फिर से जानिए ये पूरा का पूरा मामला। दरअसल कॉमेडियन भारती सिंह 36 साल के इस अभिनेत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके घर के अंदर से मैरिजुआना की बरामदगी होती है। एनसीबी की छापेमारी न सिर्फ उनके घर पर बल्कि उनके दफ्तर पर भी होती है। फिर उसके बाद भारती सिंह और उनके पति को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद एनसीबी दफ्तर भारती सिंह पहुंचती है। वहां पर पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आती है कि मैं हर तरह का सहयोग करूंगी और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के दौरान कई कड़े सवाल किए जाते हैं, जिसके बाद भारती स्वीकारती हैं कि हां, मैंने गांजा का सेवन किया था। लेकिन यहां पर इस बात को समझिए कि अगर आप गांजे के खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं तो फिर आपके लिए सजा कहीं ज्यादा कड़ी और बड़ी है। लेकिन चूंकि गांजे की जो क्वांटिटी थी वो कम थी, 85 ग्राम ही बताई जा रही है, इस आधार पर उन्होंने सेवन की बात को स्वीकारा। उनके पति ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद भारती को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है। कल कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। एनसीबी के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी जा रही है। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता एनसीबी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी भारती सिंह कहां पर हैं पंकज, और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाना है एनसीबी की, और क्या तैयारी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि टीवी एक्टर भारती सिंह को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉर्मल ऑर्डर आ गया है। शी हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हालांकि उनके जो पति हैं हर्ष, इस वक्त उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के सामने मौजूद हैं। अभी हालांकि कुछ देर पहले ही एनसीबी के ऑफिशियल ने जो फॉर्मल ऑर्डर है वो सब सोशल मीडिया में शेयर किया हुआ है, लेकिन तमाम डिटेल्स और क्या है, इंतजार है समीर वानखेड़े का, जोनल हेड हैं जो एनसीबी के, वो आए और तमाम जानकारियां दें। लेकिन इतनी बात तो तय है कि करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद जब ये बात सामने आ गई कि भारती सिंह ने ये कबूला कि उन्होंने गांजे का सेवन किया है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्शकों को ये जानकारी भी दे देना चाहते हैं कि आज ही करीब 3 जगह पर वेस्टर्न सबर्ब्स में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी करी थी। कई लोगों को अपने पास बुलाया, पूछताछ करी और उसके बाद एक स्पेसिफिक टिप ऑफ मिला। उसके बाद भारती सिंह के प्रोडक्शन हाउस पे और उनके घर पे छापेमारी करी गई, जहां पर एनसीबी बता रहा है कि अराउंड 86.5 ग्राम्स गांजा जो है वो बरामद किया गया। उसके बाद इन दोनों को समन किया गया, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में ये दोनों यहां पर 1:30 से 2 बजे के बीच में आए थे। 4 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद दोनों ने कबूला कि हां, उन्होंने गांजे का सेवन किया है। उसके बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनके पति हर्ष से अभी भी बातचीत चल रही है। अब कल क्या होगा, भारती को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद या तो आगे की पूछताछ के लिए उनको एनसीबी कस्टडी मिल सकती है या फिर जुडिशियल कस्टडी भी मिल सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो इंटरोगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का दायरा था, जो हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से उन्होंने पूरे सबर्ब्स में फैलाया था, आज एक और उसमें कड़ी जुड़ गई है। टीवी पर्सनैलिटी भारती सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय। ये अहम जानकारी देते हुए ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भारती सिंह को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और आपको बता दें कि पंकज उपाध्याय,
हमारे संवाददाता जहां पर मौजूद हैं। एनसीबी का ये जो दफ्तर है, यहीं पर रिया चक्रवर्ती से घंटों की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। श्रद्धा कपूर से इसी दफ्तर में पूछताछ हुई थी, सारा अली खान से इसी दफ्तर में पूछताछ हुई थी। हालांकि इन लोगों से सुशांत मामले में जिस तरह से कड़ियां जुड़ती हुई चली गई और रिया चक्रवर्ती ने जो खुलासा किया था उसको लेकर भी सवाल जवाब किए गए थे। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने अपने दूसरे दफ्तर में पूछताछ की थी, लेकिन अब भारती सिंह जो कि बड़ा नाम है टेलीविजन की दुनिया का, उनसे 4 घंटे की पूछताछ के बाद, जैसा कि पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन पंकज, वो कौन कौन से अहम सवाल थे जिनका जवाब जानने के लिए आज बुलाया गया था भारती सिंह को, और फिर जब जवाबों से संतुष्ट एनसीबी के अधिकारी नहीं हुए उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई? क्योंकि इसके दूसरे भी मामलों में हम सब ने देखा है कि अगर जवाबों से संतुष्ट होते हैं तो फिर मोहलत दे दी जाती है, अगले दिन फिर पूछताछ के लिए बताया जाता है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, सामने वाला कुछ छिपा रहा है और हो सकता है कि उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाए तो फिर जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, फिर उसको उसकी अरेस्टिंग कर ली जाती है, जैसा कि भारती के मामले में हमने देखा है। किस तरह के सवालों का जवाब उनको देना पड़ा है आज, पंकज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हमें सोर्सेज ने बताया कि उनके पास स्पेसिफिक टिप ऑफ था और उसके बिना पर ही उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में और उनके घर में जाके सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था। अब क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक उनको टिप ऑफ मिला हुआ था, जब छापेमारी करी तो उसके बाद, जैसा कि मैंने बताया, 86.5 ग्राम्स की जो ड्रग्स थी वहां पर मिल गई थी और इसी के बिना पर इन दोनों को यहां पर समन किया गया था। अब जब भारती सिंह यहां पर थी तब हम उनसे सवाल किए थे, उनका जवाब था कि वह उनको सिर्फ यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ज्यादा इस मामले में कुछ भी ना सोचा समझा जाए। लेकिन कुछ ही घंटे बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई और अब जोनल हेड एनसीबी के समीर वानखेड़े ने यह बात कह दी है कि दोनों ने यह बात कबूल ली है कि उन्होंने गांजे का सेवन किया था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई ऐसे अहम सवाल होंगे जो भारती सिंह से पूछे गए होंगे। आखिर उन्होंने ये जो ड्रग्स प्रोक्योर की वो कहां से करी, उनको ये ड्रग्स किसने दी, क्या वो और पार्टीज में भी शामिल होती थी, ये जो सर्कल है उसमें कौन कौन शामिल था, क्या इसमें भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है जो ड्रग्स की बात किया करता था। अब ये मिली कहां से उनको ड्रग्स, ये बहुत बड़ा यहां पर सवाल हो जाता है क्योंकि अगर ये इस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है तो जाहिर सी बात है इसमें और कड़ियां भी जुड़ेंगी और नाम भी शामिल हो सकते हैं, टीवी जगत के और नाम भी धीरे धीरे शामिल हो सकते हैं और सामने आ सकते हैं। तो ये तो अब एक महत्वपूर्ण कड़ी यहां पर मिल गई है। हम देखते आ रहे थे चित्रा, पिछले कई दिनों से एनसीबी ने किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशंस थे वो बढ़ा दिए थे। फिरोज नाडियाडवाला बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, उनके घर में भी छापेमारी करी गई थी। उनकी पत्नी को गिरफ्तार भी यहां पर किया गया था, हालांकि बाद में उनको बेल पर रिहा कर दिया गया था। उससे पहले अर्जुन रामपाल के घर में भी छापेमारी करी गई थी, उन्हें भी यहां पर बुलाया गया था। उनके साथ में जो उनकी गर्लफ्रेंड है गैब्रिएला दिमित्रिस, उनको भी यहां 2 बार बुलाया गया था। गैब्रिएला के जो भाई हैं एजेसिलियोस दिमित्रिस, वो तो हमने पहले ही देखा है कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में हैं। तो एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक के बाद एक उनको नई कड़ियां मिलती जा रही हैं। उनका कहना है लौटूंगी, आपके पास बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं पंकज उपाध्याय, एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर एनसीबी दफ्तर जहां पर भारती सिंह की गिरफ्तारी हुई और वहीं पर अंदर हर्ष जो कि पति हैं भारती सिंह के, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 3 वो महत्वपूर्ण सवाल, पहला ये, आपके घर से गांजे की बरामदगी हुई है, क्या आप गांजा लेती हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कुछ ड्रग पैडलर के नाम बताकर क्या आप इनको जानती हैं? और तीसरा महत्वपूर्ण, क्या आप खरीद फरोख्त में भी शामिल रही? इस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ा है भारती सिंह को, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।